जो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का वो था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब हो गया फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। हम लास्ट से बताए थे कि राष्ट्र का विचार शुरू से नहीं रहा है ना। इसको बाद में जो मिडिल क्लास था ना, उसने इसको जन्म दिया इस विचार को और खूब फैलाया, और फैलाने के लिए बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि लोगों को ये कन्विंस करना राष्ट्र के नाम पर बहुत ज्यादा टफ काम था ऐसे में। तो टॉपिक है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब क्या, फ्रांस में होने वाली क्रांति। अब क्या है रिवॉल्यूशन, बताए थे ना कि जब कोई बात आपको अच्छा नहीं लगे और आप उसको बदलना चाहें तब क्या करते हो, प्रोटेस्ट करते हो। और प्रोटेस्ट का लेवल जब बहुत बड़ा बन जाए उसे कहते हैं मूवमेंट, आंदोलन ऐसे में। और मूवमेंट के बाद ना, जब मेंटल लेवल पर या सोशल या पॉलिटिकल लेवल पर या तीनों में जब एक बहुत बड़ा चेंज आए ना, तब उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, क्रांति। नहीं समझे? नहीं समझे? एग्जाम्पल मान लो कि एक फैमिली के अंदर में है ना, परंपरा आ रहा है, देखा सनब सरदार में आइसक्रीम नहीं खाया था बहुत दिन से तो है ना, तो मान लो फैमिली के अंदर नहीं खाया जाता कैंडी या आइसक्रीम। एक दिन चिंटू उठा, बोला कि आइसक्रीम खाना है, तो इसको देखा मोनू भी खड़ा हो गया, आइसक्रीम लेके रहेंगे। अब क्या हो रहा है, उन लोगों ने अपोज करना शुरू किया उस आइडिया को, जिसको कहा गया मेरे खानदान में आइसक्रीम नहीं खाया जाएगा। फिर देखते थे क्या होगा, ये जो लेवल है इसका बढ़ता जाएगा, चिंटू आएगा, मोनू आएगा, और उसका छोटू भी आ जाएगा, है ना। और सब लोग सपोर्ट करें, घर में हंगामा होगा ऐसे में। फिर पापा आएंगे, दूध थप्पड़ मारेंगे, उनको लगेगा कि माहौल शांत हो गया, और अगला दिन फिर वो लोग तख्ता लेकर बैठ जाएगा धरना पर, हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हमको आइसक्रीम नहीं मिलेगा ऐसे में। और फिर जो है लास्ट में सब मीटिंग बैठेगा, दादाजी बैठेंगे, दादी बैठेगी, है ना। और फिर नियम बैठेगा कि नहीं, इन लोग का मांग जो है थोड़ा सा जायज लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम दे देते हैं ताकि ये विरोध बंद हो जाए, सब खाना वाना खा ले। अब जैसे उनको सफलता मिलता है थोड़ा सा, उनको यकीन हो जाता है कि अच्छा, यानी मेरा वर्क कर रहा है ऐसे में। अब उनका लेवल और बढ़ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी से फोड़ देंगे घर का ऐसे नहीं है। तो अब क्या होगा, लास्ट मजबूर होके नियम बदलना पड़ गया, तो क्या बोलेंगे, यस, क्लियर हो गया। तो आते हैं हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। इसका कैंडी से आइसक्रीम से कोई संबंध नहीं है ना, डिस्क्लेमर दे देते हैं, फुतू सा कहानी था, ठीक है। तो देखो आगे, कह रहा है कि जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन है ना राष्ट्रवाद का, ये तब देखने को मिला जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। अब तुम लोगों को पता है ना ये रिवॉल्यूशन के बारे में, क्लास 9th में दिया हुआ था, नहीं पता? तो हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। फ्रेंच फ्रांस के अंदर में मोनार्की रहा है, और मोनार्की के अंदर जिस डायनेस्टी का रूल रहा है ना उसे कहते हैं बर्बर डायनेस्टी। हिंदी में बुर्बो राजवंश नाम से लिखा रहता है, जो कि बहुत ही वाहियात लगता है सुनने में, ठीक है। तो कह रहा है कि इस डायनेस्टी का रूलर्स जो है ना, शुरू से रूल करता रहा है इसमें, किसमें, वहां फ्रांस के अंदर में। कौन सा राज, कौन सा वंश, बर्बर डायनेस्टी का। और इसके जो राजा रहे हैं ना, उनके उनका नाम नंबरिंग वाइज है, लुई 14, 15, 16, है ना। और जिस समय पर रिवॉल्यूशन हुआ उस समय लुई 16 था वहां का राजा, है ना। और इसके रूल को डेस्पोटिज्म कहते हैं, मतलब अपने मन मर्जी जो मन है वो करता था। और ये पगला सिर्फ 16वां नहीं रहा है, उसका बाबे रहा है। बाबा मतलब कौन, 14, नहीं समझा? अरे 16 पापा कौन होगा, 15, एक घटा दो। दादाजी कौन होगी, एक और घटा दो, लुई 14। लुई 14 ने कहता था कि मैं ही राजू, मेरा शब्द ही मेरा शासन है। मैं देखा था उसमें, महिष्मती में नहीं कहती है क्या कहती, महिष्मती ही कहती है, क्या नाम रहता है उसका, बाहुबली फिल्म में, है ना। उसकी जो मम्मी रहती है राजमाता शिवगामी देवी, नहीं कहती मेरा वचन ही है मेरा शासन, वे तो ससुरा मीर शिवगामी देवी था कौन, लुई 14 ऐसे में। और उसी खानदान का कौन बच्चा था, लुई 16, है ना। जल्दी शादी ब्याह कर लिया था, लाइफ एंजॉय कर रहा था, पैसा घट गया, ऐसे में टैक्स बढ़ाना चाहा। पैसा घटने का बहुत सारा रीजन था,
एगो रीजन तो ये था कि उसके पास बहुत बड़ा महल था, पैलेस, पैलेस ऑफ वर्साइल, शीश महल, है ना। अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, सर्च करेगा ना तो देख के दंग हो जाएगा वर्साइल है। अभी शीश महल ऐसा तो नहीं है कि आर पास ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मतलब झूमर उमर लगा हुआ ढंग का, है ना। ट्रांसपेरेंट हर शीशा थोड़ी होता है कि कपड़ा कहाँ बदलेगा टेंशन हो रहा है, ठीक है। बाकी चीज भी रहता होगा, पर शीशा उसका, शीशा का चीज ज्यादा रहता है ना, सजाया हुआ रहता था बहुत ज्यादा, है ना। झूमर वगैरह बहुत ज्यादा रहता था। कि नॉर्मल घर होता है ना, मान ले उसके अंदर तुम खुद ही काम कर लिया, कई बार देखिएगा पैसा वाला रहेगा उसके यहाँ मेड काम करती है, झाड़ू झाड़ू वाड़ू के लिए दिखा होगा। अब बहुत ही पैसा वाला है तो दो चार नौकर और रहता होगा, वो तो राजे है। ऐसे में कम कमरा हो तब तो ये हाथ हो जाता सफाई करने में। जब पूरा का पूरा महले ऐसा हो शीशा का, एक एक झूमर में मोमबत्ती लगाना है, अंदर हाथ दे दे के साफ कर रहा है उसका, समझ लो कितना भी काम करेगा, इतना को पेमेंट करना, तो उसके मेंटेनेंस में जाता था, बहुत ही पैसा खर्च हो जाता था। कहाँ से? उसका जो टैक्स लेता था ना पब्लिक से, उसका। इसके अलावा वो पगला हेल्प कर रहा था अमेरिका को फ्री होने में इंग्लैंड से। काहे हेल्प कर रहा था? कुछ नहीं, खुन्नस में। इसका ना बहुत समय पहले वॉर हुआ था इंग्लैंड के साथ, किसका? फ्रांस का। तो फ्रांस का वॉर हुआ था तो उस समय से वो खुन्नस था, है ना, कि इंग्लैंड से दिक्कत चल रहा था। अब जब अमेरिका अपना अपना लड़ाई लड़ रहा था इंग्लैंड से आजाद होने में, तो ये उसको फाइनेंशियली हेल्प करता था, किसको? अमेरिका को। सिर्फ इस बात को लेके कभी उसका झगड़ा हुआ था किससे? इंग्लैंड से। क्योंकि इंग्लैंड का भी, इंग्लैंड को हटाना है अमेरिका से, तो उसको हेल्प कर रहा है। अपना दिन खराब जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पड़ोसी की हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि पड़ोसी जिससे लड़ रहा है वो भी उसका दुश्मन था। हाँ, ऐसे में इस चक्कर में क्या हुआ, पूरा खजाना खाली होता जा रहा है। इसके अलावा जो लाइफ जीता था ना, कौन? लुई 16, वो बहुत लग्जेरियस लाइफ था। पब्लिक मतलब नहीं, पब्लिक मर रही है पेरिस के अंदर में, अपने घर बने लिया था, बहुत जाके दूर महल रहता था, और पब्लिक से कनेक्ट ही नहीं करता था। जी समझे? इस और जब लास्ट में जब डिसाइड, जब इतना परेशान होगी पब्लिक, उसके बाद जब डिसाइड किया ना कि फिर से कर्ज बढ़ा, मतलब फिर से वो टैक्स बढ़ाने वाला है, तो वो बमक गया उसके बाद, ऐसे में। और उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और ये जो चला रिवॉल्यूशन, वो चला 10 साल तक चलता गया। कितना साल? तो 1789 से शुरू हुआ, तो कब तक चलेगा बताओ? है ना, 9 तक चलेगा, 1789 से 1799 तक चलेगा। और रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि मोनार्की जो है वो हट जाएगा, किससे? फ्रांस से हट जाएगा। पर क्या एंड रिजल्ट यही रहा? जवाब है नहीं। ये पूरा कहानी है ना, 360 घूम गया, 360। मतलब कैसे घूम गया 360? वो लोग किसके लिए लड़ रहा था? मराठी हटाने के लिए। और एंड में क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट वापस से क्या बन गया? वहां का राजा बन गया, पूरा गेम खेल गया वो, ऐसे में। तो तो हम क्या ये माने कि ये जो रिवॉल्यूशन है सक्सेसफुल नहीं रहा? ऐसा नहीं है। इस रिवॉल्यूशन ने पूरे दुनिया को सिखाया कि अगर आप चाहो ना, तो जो आप पे रूल कर रहा है प्रोटेस्ट के जरिए, उसको आप हरा सकते हो, आप उससे फ्री हो सकते हो। पूरी दुनिया ने सीखा कि आप राजतंत्र को हटा सकते हो। ये किससे सीखा? फ्रांस से ही। तो इसको हम कंप्लीटली फेल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मेंटल लेवल पर, या कह लो साइकोलॉजिकल लेवल पर ना, इसने बहुत बड़ा चेंज लाया लोगों के बीच में। दिक्कत भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। देखिए, हेडिंग है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसे थोड़ा सा बढ़ा दिए थे, है ना, बता देते फिर से। रिवॉल्यूशन का मतलब बताए थे ना कि जब प्रोटेस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए और उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसी रिवॉल्यूशन के दौरान जो है नेशन का आइडिया आया था सबको, है ना। राष्ट्र नाम का कोई चीज़ होता है, ये आइडिया किससे आया था? रिवॉल्यूशन के करने से। इतना समझ में आया? देखो, कह रहा है जो पहला जो फर्स्ट क्लियर इंप्रेशन है नेशनलिज्म का, वो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। यानी दुनिया भर में राष्ट्र को लेकर जो भावना होता है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 में। और बताए थे लास्ट क्लास में ये रिवॉल्यूशन चला था कितने साल? 10 साल चला था, ठीक है। आपको याद ही होगा कि फ्रांस में एक जो है फुल फ्लेज
टेरिटोरियल स्टेट था। टेरिटरी में क्या होता है ना, टेरिटरी में होता है क्षेत्रफल देश का, है ना। तो कह रहा है एक भौगोलिक राज्य हुआ करता था, कौन, फ्रांस, 1789 में, जहां पे एब्सोल्यूट मोनार्क था, है ना। मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा, और एब्सोल्यूट मतलब होता है निरंकुश, ऐसा राजा जिसको जो मन वो करता है, उसे कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट मोनार्क। अब कह रहा है कि जो पॉलिटिकल चेंज आया, है ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया, इसका मतलब हो गया राजनीतिक बदलाव, इसका मतलब हो गया संवैधानिक बदलाव, है ना। ये बदलाव कब आया, फ्रांस फ्रांस के क्रांति के दौरान। और इससे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया सोवर्निटी, किससे, मोनार्की से निकलकर चला गया किसके पास, फ्रांस के लोगों के पास। यानी जो संप्रभुता है, जो मालिकाना हक है फ्रांस का, वो पहले किसके हाथ में था, मोनार्की के हाथ में। अब कहाँ चला गया है, फ्रांस के लोगों के हाथ में, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, रिवॉल्यूशन की वजह से। इस रिवॉल्यूशन ने दावा किया है कि जो लोग थे ना, है ना, उनकी इस रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बनाया अपना राष्ट्र, और उन्होंने अपनी किस्मत, है ना, खुद ही बनाई, खुद ही तय की। किन लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने। देखो कह रहा शुरू से ही जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए, और वो सारी चीजों को करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक सेंस आए किसके, कलेक्टिव आइडेंटिटी का, है ना, फ्रांस के लोगों के बीच में। अब ये पॉइंट भी बता चुके हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, है ना, लोग खुद को एक दूसरे से बहुत ही अलग देखते हो, अलग अलग चीजों के आधार पर, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो किसी अलग अलग मोनार्की के नीचे आना हो, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है उनको ये समझाना कि आप सब क्या है, एक ही हैं, ऐसे में। तो कह रहा है कि लोगों को ये बताने के लिए कि उनके अंदर एक साझा पहचान, एक पहचान जो सबका पहचान हो, है ना, ये चीज विकसित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। किन लोगों ने, जो लोग क्रांति कर रहे थे ना, उन लोगों ने। क्लियर हुआ। जैसे गांधी जी जब रिवॉल्यूशन कर रहे थे ना, और जब वो सभा बुलाए थे, तो वहां सभा में बताए थे एक बार कि दो घड़ा रखा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम घड़ा, है ना। और गांधी जी ने कहा था कि जब आंदोलन का शुरुआत ही इस तरह से किया जा रहा है, तो ये आंदोलन कैसे सफल हो सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि उनमें क्या हो, एक साझा पहचान हो, है ना, सब लोग आपस में बराबरी का भाव रखें। अगर आंदोलन का शुरुआत ही होगा गैर बराबरी से, तो वो सफल होना है, वो कम चांस है सफल होने का। तो कह रहा है इन लोगों ने भी क्या किया, बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जैसे कि जो आइडिया है किसका, ला पेट्री का और ले सिटोयन का, इस पे बहुत ज्यादा बल दिया गया, है ना, ताकि जो है यूनाइटेड हो सके कम्युनिटी, है ना, और उसके अंदर सबको क्या मिले, इक्वल राइट मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब बोला कि दो शब्द थे, दो विचार थे। पहला कौन सा शब्द था, ला पेट्री। ला पेट्री का मतलब क्या होता है, फादरलैंड, है ना। और ले सिटिजन माने क्या होता है, वहां के नागरिक। इन दो वर्ड से क्या हुआ, इन दो विचारों में क्या हुआ, फादरलैंड का मतलब हो गया पितृभूमि, हाँ, मतलब वो जमीन, वो देश, है ना, जिसे बोलते हैं ना मातृभूमि, है ना। पहले था क्या, पितृभूमि। पहले लोग भूमि को क्या मानते थे, पिता मानते थे, ठीक है। अभी हम लोग कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, है ना, मतलब माँ और क्या कहते हैं, जन्मभूमि, पिता ने, है ना, इनका स्थान स्वर्ग से भी क्या है, ऊपर है ना। तो अभी जो है हम लोग क्या मानते हैं, मातृ, तो उस समय क्या वर्ड फेमस था, पितृभूमि का, ठीक है। और इस शब्द से क्या हुआ, इस विचार से क्या हुआ, इस विचार से ये हुआ कि एक नोशन बना। नोशन मतलब होता है आइडिया। उस आइडिया में क्या था कि एक हमारा संविधान होगा, है ना, और संविधान के तहत हर कम्युनिटी को क्या दिया जाएगा, इक्वल राइट दिया जाएगा। आया समझ में, देखा गया। कह रहा और क्या किया गया, एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, फ्रांस का एक झंडा जो कैसा था, तिरंगा झंडा, उसको चुन लिया गया
जो पहले से चल रहा था रॉयल स्टैंडर्ड वाला, यानी कि जो शाही झंडा था उस झंडा को हटाकर एक नया फ्रांस का झंडा लाया गया, ताकि जब नया झंडा आएगा ना तो लोगों को लगेगा कि यह झंडा हम लोगों के द्वारा डिजाइन किया गया, तो ये अपना झंडा है। क्लियर हो गया। तो पहला क्या बोला कि दो वर्ड फेमस किया, ला पेट्री और ले सिटिजन, है ना, जिसके अंदर बोला गया कि संविधान के तहत हम सबको क्या देंगे, इक्वल राइट्स देंगे। और फिर दूसरा काम क्या किया, फ्रांस का जो झंडा पहले से था रॉयल शाही परिवार वाला, उस झंडा को हटाकर तिरंगा झंडा को चुना गया। इसके अलावा जो स्टेट जनरल था, है ना, जिसे चुना गया वहां के एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और फिर बाद में उसे नाम बदल कर दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक है। स्टेट जनरल क्या था, देखो जैसे अपने यहाँ पर होता है ना लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा में क्या होते, प्रतिनिधि जाते हैं चुन के, ठीक है। ऐसे ही पहले क्या था, स्टेट जनरल था। और स्टेट जनरल कब था, जब फ्रांस में एक कॉन्सेप्ट चलता था फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट का, है कि नहीं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को स्टेटस वाइज बांटा हुआ था। अब कह रहा है इसी वजह से उसका नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, और नया नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। क्लियर हो गया। जो नया नया जो हाइम्स था वो लिखा गया, है ना, हाइम मतलब होता है गीत, है ना, जब राष्ट्र के बारे में कोई गीत बजता है ना तो राष्ट्र भावना जगता है ऐसे में, तो हाइम्स लिखे गए, ओथ लिए गए। ओथ माने क्या होता है, शपथ, लोगों ने शपथ लिया राष्ट्र के नाम पर, और जो मार्टर्स थे उन्हें कॉमेमोरेट किया गया, मतलब शहीदों का गुणगान किया गया। इससे क्या होता है, जो नए लोग होते हैं जो क्रांति में लगे होते हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलती है ना, मार्टर्स बनने की या कुछ करने की। ठीक है, उन्हें अफसोस नहीं होता है कि गलत, है ना, गलत दिशा में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उनको नहीं लगता है, क्योंकि पहले से जो लोग ऐसा काम करते हैं ना उसका सबको गुणगान करता है। जैसे अभी भी हम लोग करते हैं ना, भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, और उससे प्रेरणा मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्टर्स को कमेमोरेट करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, है ना, शपथ भी लिया जाता है ना, जैसे संविधान वगैरह में देखा होगा, है ना, चाहे तुम देखा होगा कि जब कोई नया पोस्ट लेता है ना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं कि नहीं लेते। तो कह रहा है ये सब किसके नाम पर हो रहा था, राष्ट्र के नाम पर। और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको डाला गया, जिसने क्या किया, यूनिफॉर्म लॉ लागू किया यहाँ के सभी नागरिकों के लिए जो भी यहाँ के क्षेत्र में रहते थे। ठीक है। अब कह रहा इंटरनल कस्टम ड्यूटी को और ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया, जड़ से हटा दिया गया। क्या है इंटरनल कस्टम ड्यूटी, सबसे पहले ड्यूटीज क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स लगाना, और कस्टम माने क्या होता है, कस्टम, है ना, कस्टम ड्यूटी तब लगाया जाता है जब चीजों को ना एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो क्या लगाया जाता है उस पर, कस्टम ड्यूटी। और इंटरनल क्यों बोल रहा है, क्योंकि आमतौर पर कस्टम ड्यूटीज तब लगाए जाते हैं जब कोई देश अपना सामान दूसरे देश में बेचता है, तो वहां का देश जो है ना उस पर टैक्स लगाता है। पर फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रांस में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर भी क्या देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। और इस ड्यूटी को देने की वजह से वहाँ के जो व्यापारी थे उन्हें बहुत समस्या हो रही थी, तो इसीलिए क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। ये पहले से एक्सटर्नल तो होगा ही अगर किसी कंट्री के साथ कर रहा होगा व्यापार तो, और इंटरनल कस्टम ड्यूटी कहीं ना कहीं जो है ना विकास में बाधा बन रहा था, इसलिए इसे हटा दिया गया। इसके अलावा वेट और जो मेजर थे उनका एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रांस के अंदर में और बाकी जगहों पर भी वेट एक हर जगह पर समान नहीं होता था, या मेजरमेंट हर जगह पे समान नहीं होता था। जैसे अगर तुलना करें अभी अभी से, तो जैसे होता है ना कि 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर ही होता है, और यह बात ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पर लागू होता है और दूसरी जगह पर लागू नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम कहीं भी चले जाएंगे तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर ही आएगा। पर फ्रांस के अंदर में जो था, जो वहाँ का लेंथ का यूनिट था LA, है ना, उसका जो वैल्यू था वो चेंज कर जाता था, वेट भी कई बार चेंज कर जाता था। तो
तो इनसे बहुत ज़्यादा समस्या होता था उन व्यापारियों को जो अपना सामान बेचने के लिए दूसरी जगह जाते थे, है ना। उन्हें उनका जो है वैल्यू ही बार बार चेंज करता रहता था। इसलिए बोला गया कि यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया ताकि सबका वेट और मेजर को एक कर दिया जाए, एक जैसा हर जगह पर लागू कर दिया जाए, इससे सुविधा हुआ। रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच जो कि पहले सिर्फ पेरिस में बोला और लिखा जाता था, अब उसे बोला गया नेशन का कॉमन लैंग्वेज बन जाएगा। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। देखो रीजनल लैंग्वेज क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा होता है, और क्षेत्रीय भाषा बोलने का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रीय भाषा बोलने से क्या होता है, अगर हर कोई आदमी क्षेत्रीय भाषा बोलेगा तो एक तो पहले ही क्षेत्रीय भाषा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उससे क्या आता है, डाइवर्सिटी आता है बहुत ज्यादा, है ना। लगता है कि लोग अलग अलग प्रांतों से आते हैं, ठीक है। एक ही जगह पर मान लो दो भोजपुरी बोलने वाला, दो मैथिली, दो अवधी, इस तरह से अगर बटा हुआ है और हर कोई अपना ही भाषा बोल रहा है, तो साफ साफ क्या दिखता है कि विविधता है ना, लोग अलग अलग तरह के बैठे हुए हैं। और वहीं पर अगर सारे बच्चे एक ही साथ एक ही भाषा बोले तो उनमें क्या है, कॉमननेस ज्यादा आएगा। ऐसे ही कह रहा है कि फ्रांस के अंदर में वहां के जो राष्ट्रवादी थे, जो जो क्रांति कर रहे थे, वो चाहते थे लोग आपस में क्या हो, एक जैसा भावना रखें, सामूहिक पहचान हो। उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो एक तरह की भाषा बोलें, ठीक है। इसलिए उन्होंने आपस में भी बात करने के लिए फ्रांस की भाषा को ही चुना, फ्रेंच लैंग्वेज को, रेदर देन रीजनल डायलेक्ट, जो क्षेत्रीय भाषा था उसको बोला गया कम से कम बोलने के लिए, ठीक है। और जो फ्रांस जो कि सिर्फ पहले पेरिस में ही लिखा और बोला जाता था, उसे बोला गया कि पूरे राष्ट्र में बोलने के लिए। इससे क्या होगा, इसी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। क्लियर हो गया ऐसे में। तो यहाँ पे कह रहा है जो क्रांतिकारी थे अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ये मिशन बन गया था और फ्रांस नेशन का डेस्टिनी है कि वहाँ के जो लोग हैं न पूरे यूरोप के, वो सबके सब आज़ाद हो डेस्पोटिज्म से। मतलब क्रांतिकारियों ने अपना मिशन को और बढ़ा दिया। पहले लक्ष्य क्या था, जब आदमी लड़ना शुरू करता है तो पहले लड़ता है एक छोटे से कम्युनिटी के लिए या सिर्फ फैमिली के लिए, और जब उसका लड़ाई में और लोग जुड़ने लगता है ना, तब उसको महसूस होता है कि लड़ाई कितना बड़ा है, फिर उसका लक्ष्य भी बढ़ जाता है। नहीं समझे बात मेरा। जैसे मान लो कि किसी फैमिली पर किसी गांव के अंदर में कोई जुल्म कर रहा है ना, वहां का पुलिस तंत्र, ठीक, सब कोई उसको बर्दाश्त किए जा रहा है। कल को एक लड़का कोई पढ़ा लिखा हुआ पहुंचता है और देखता है तो बहुत ज्यादा ज्यादती हुआ उसके परिवार के साथ में, तो वो ना अपने परिवार की लड़ाई लड़ना शुरू करता है ना, सही जगह पे एफआईआर फाइल करता है ना, बाहर जाके कॉन्टेक्ट्स करता है ना, या फिर कोर्ट में अपना लड़ाई लड़ता है। फिर जाके मालूम चलता है कि सिर्फ उसका परिवार ही नहीं है जो इस तरह से पीड़ित है, और भी परिवार है, और सब लोग फिर उसके पास आने लगते हैं, है ना। अब पहले वो जीत भी रहा था अपने परिवार की, अब क्या कर रहा है वो, अब पूरे गांव के लिए लड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे कि उसके लड़ाई का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। वही हम कह रहे हैं कि फ्रांस तो पहले अपनी लड़ाई लड़ रहा था, वहां के क्रांतिकारी किसके लिए लड़ रहे थे कि फ्रांस में जो डेस्पोटिज्म है, वहां जो तानाशाही चल रहा है, वहां जो बर्बन डायनेस्टी है, उससे उनको आजादी मिले। और जब उन्हें सफलता मिलने लगी तो उन्होंने लक्ष्य को फ्रांस से बढ़ाकर पूरा यूरोप कर लिया। उन्होंने कर लिया कि सिर्फ फ्रांस में राजतंत्र से आजादी हो के हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, अब हमारा लक्ष्य क्या है, हम पूरे यूरोप जो महादेश जिसमें कई सारे देश है फ्रांस की तरह, हम उन सबको आजाद कराएंगे। किससे बताइए, किससे आजाद कराना चाहता है उस सबको, राजतंत्र से, यानी कि राजा के शासन से। और कह रहा है यही हमारा लक्ष्य भी है और यही हमारा भाग्य भी है, हम करना भी यही चाहते हैं और मत हम लिख लो ये करना ही है हमको, ठीक है। तो क्रांतिकारियों ने अपना मिशन क्या कर लिया, काफी बड़ा कर लिया। देखो ये जरूरी भी था, जरूरी इसलिए था कि अगर फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र हट जाता और आसपास के देशों राजतंत्र ही रहता, तो यह उन देशों खटकता रहता और उनको डर भी बना रहता कि जो आग फ्रांस में लगा है राजतंत्र के खिलाफ में, वही यहाँ भी ना भड़क जाए।
तो वो पूरी कोशिश करता और किया भी फ्रांस में वापस से क्या ले आने के लिए, राजतंत्र लाने के लिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग भी ना उससे प्रभावित ना हो जाए। ठीक है, पर ऐसा हो भी गया। दूसरे वर्ड्स में कहे तो वह यूरोप के बाकी राष्ट्रों को भी मदद करना चाहते थे, वो लोग क्या बनने में, नेशन बनने में। और जब ये इस सब घटना का जो खबर था, ये जो फ्रांस में हो रहा था, ये जब यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंचता ना, तो वहाँ के विद्यार्थी और वहाँ का जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास के लोग सब थे, वह सब भी अपने यहाँ जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिए। आपको थोड़ा रिवाइज कराते हैं कि जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन क्लब थोड़ा सा एक रेडिकल क्लब था, जो फ्रांस में बनाया गया था खास करके लेबर्स के द्वारा। उनका अपना एक खास पहचान होता था, जिसके तहत वो लाल रंग का टोपी पहनते थे और 3/4 का पैंट पहनते, जिसे सेंस क्लोटॉस कहते थे, ऐसे में। और वो लोग ना चाहते थे कि सत्ता जो है राजा के हाथ से निकल के इनके पास आ जाए। जैकोबिन क्लब इतना फेमस हो गया था और इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसके देखा देखी में यूरोप के बाकी जगहों पर भी ना जैकोबिन क्लब बनने लगे थे उनकी एक्टिविटीज से। और उन्होंने जो कैंपेन किया उससे उन्होंने रास्ता बना लिया था कि फ्रेंच आर्मी आराम से आ जाएगी हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और ज्यादातर हिस्से में इटली में चली गई थी 1790 में। मतलब ये ऐसा हो गया जैसे घर का आदमी ही दूसरे के लिए रास्ता बना दिया हो। ठीक है, नहीं समझे मेरा बात? जैसे मान लो कि भगवान राम को अटैक करना था, कहाँ पे, लंका में, तो लंका से विभीषण आके मिल गया ना उनके साथ। ये वही है विभीषण टाइप का जैकोबिन क्लब वाला। अब मान लो कि जैकोबिन क्लब आइडिया किसका था, फ्रांस का था। अब फ्रांस में घटना होता है तो प्रभाव कहाँ जाता है, पूरे यूरोप में जाता है। और यूरोप के बाकी देशों के लोग क्या करते हैं, वो अपने यहाँ भी क्या करते हैं, जैकोबिन क्लब बना लेते हैं। अब जब वो अटैक करेगा, कौन, फ्रांस की आर्मी उनके कंट्री पर, तो ये जैकोबिन वाले ना उसकी हेल्प करेंगे, ना कि अपने कंट्री की। क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्रांस की आर्मी अगर आएगी तो उनके देश में उनकी सेना को हराकर उन्हें राजतंत्र से मुक्ति दिलाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसान होने वाला है किसके लिए, फ्रेंच आर्मी के लिए। जब वो कहाँ जाएंगे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली गए, तो उनके लिए आसान कैसे हो गया, क्योंकि वहां पहले क्या बन चुका था, जैकोबिन क्लब बन चुका था, जिन्होंने ना सिर्फ उनको वेलकम किया बल्कि उनको हेल्प किया अपने देश के कंट्री, अपने ही कंट्री के आर्मी को और राजा को हराने में। ठीक है, अब वो अलग बात है कि जिस उद्देश्य को ले किया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो डिफरेंट मटेरियल है। देखो कह रहा है कि जब ये क्रांतिकारी युद्ध जो है ना छिड़ गया ना, तो फिर फ्रांस आर्मी जो है अपने साथ साथ राष्ट्रवाद का विचार भी ले गई। मतलब समझे, कह रहा है कि ना सिर्फ संघर्ष गया बाहर, संघर्ष के साथ साथ उनका जो विचार था किसका, राष्ट्रवाद का, ये विचार भी उनके साथ दूसरे कंट्रीज में चला गया। यहाँ पे मैप दिखाया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग एम्पायर्स को शो किया। देखिए अब कह रहा है कि जो भी उनका क्षेत्र होता था उसके अंदर, है ना, जब उनके कंट्रोल में पावर आ जाता था, ठीक है, तो फिर नेपोलियन ने सेट किया बहुत सारे रिफॉर्म्स। अब नेपोलियन के बारे में क्लास 9th में दिया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांस की आर्मी का हेड था। क्या किया उसने, वो हीरो कैसे बन गया, वो हीरो इस तरह से बन गया कि जब फ्रांस के अंदर में पूरा सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, मदारकी को हटा दिया गया था, ऐसे बुरे हालात में आसपास से जो कंट्रीज था, जो नेशंस था, वो फ्रांस पे लगातार अटैक किया जा रहा था, है ना, तो उनसे जो है मुकाबला किया था फ्रांस की आर्मी ने। ठीक है, और उसी युद्ध के दौरान जो है नेपोलियन एक हीरो बनकर सामने आया था, क्योंकि पूरी दुनिया को आश्चर्य लग रहा था कि जब फ्रांस के अंदर इतना ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ इंटरनली, तो फिर जीत कैसे रहा है बाकी कंट्रीज से, है ना। कई बार तो 4-4 कंट्री ने मिलकर अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, पर्सिया, इंग्लैंड। ठीक है, ऐसा नहीं यार, तो 4-4 कंट्री को मिलकर अटैक करना पड़ गया। फ्रांस जो है इतना ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा था। ठीक है, तो उसी में क्या, नेपोलियन क्या बन गया था, हीरो बन गया था। तो नेपोलियन के पास न बाद में सत्ता आ गया था। शुरू में नेपोलियन लड़ रहा था
आर्मी की तरफ से। पर धीरे धीरे नेपोलियन जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते चला गया और नेपोलियन के पास सत्ता आ गया। कैसे, है ना, नेपोलियन ने दिमाग लगाया, ठीक है, और उसने क्या किया कि जो भी नेशनल असेंबली बना था ना, उसमें नेपोलियन अपने साथ कुछ लोगों को स्पेशल पावर दिया, जो डिसीजन मेकिंग पावर था। और जब लोग एग्री हो गए इस बात को लेके, तो बाद उसने क्या किया, बाकी जो दूसरे लोग थे ना, उनको भी हटा दिया और खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि उसने जब उसके यहाँ सत्ता आ गया फ्रांस का, तो उसने बहुत सारे सुधार किए। और कह रहा है कि वापस कहाँ चला गया, वापस मोनार्की ही आ गया। कहाँ पे, फ्रांस में। और इस बार मोनार्क कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। करे, इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया। करेगा ही। डेमोक्रेसी कब रहेगा, जब वहां पे जो सरकार बनेगी वह लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। और नेपोलियन ने क्या किया, चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को ही राजा डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड देखा जाए ना, प्रशासन वाला क्षेत्र में, तो उसने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी विचारों को लाया जिससे पूरा सिस्टम जो है ना वो रैशनल और ज्यादा एफिशिएंट बन गया। मतलब उसने कई सारे ऐसे सुधार किए जिससे प्रशासन का काम करना और ज्यादा आसान हो गया। जैसे कि उसमें कहता है सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का सिविल कोड जिसे कहते हैं नेपोलियन का कोड, है ना। ये कोड बहुत फेमस है। पहले समझो कोड क्या होता है। देखो, कोड का मतलब होता है संहिता, है ना। और संहिता क्या होता है, जब कई सारे नियमों को लिपिबद्ध रूप से लिखा जाता है ना एक साथ, उसे कहते हैं संहिता। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ है भारतीय दंड संहिता, नाम सुने हो, लोग कहते हैं आईपीसी। फिल्म ने देखा, आईपीसी के धारा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है ना। तो क्या है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। मतलब भारत में किस कानून को तोड़ने पर कितना दंड दिया जाएगा, इसको जो एक साथ लिखा गया है उसे क्या बोलते हैं, संहिता। तो यहाँ पे क्या बोला, नेपोलियन का क्या आ रहा है, कोड आ रहा है। मतलब ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो में जो सुधार किया उसे क्या बोला गया, बोलो, सिविल कोड ऑफ 1804। और कह रहा है कि उसमें उसने क्या किए, है ना, बहुत सारा चीज ऐसा किया था। जैसे कि उसने सबसे पहले जो बर्थ के आधार पर जो प्रिविलेज दिया जाता था, यानी जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज था, उसे खत्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा उसने सब लोगों को क्या दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने में सब क्या होगा, बराबर होगा, ये बोला। और सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया, मतलब किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अभी क्या है संपत्ति का अधिकार, देखो, जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, और जिस समय पर सत्ता जैकोबिन के हाथ में आ गया था, जैकोबिन वालों ने बहुत तांडव किया था। उन लोगों ने लोगों का जमीन छीन लेते थे, उनका सामान ले लेते थे, और कई बार तो उन्हें घर पर अटैक वगैरह कर देते थे। और ये सब होता था जैकोबिन क्लब के नाम पर। उनसे लोग डरते थे, खास करके जो पैसे वाले लोग थे, क्योंकि जो समूह था किसका था, मजदूरों का समूह था। और वो जो मजदूर थे ना, उनको जो मन वो आता था, लोग काफी सहमे हुए थे। तो बहुत सारे लोगों का संपत्ति वगैरह ले लिया था, किसने, जैकोबिन क्लब ने। तो ये ठीक ही नहीं रहता था किसके पास कितना संपत्ति है, तो इसने आकर क्या दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया। मतलब ये हो गया कि सभी लोगों को आश्वासन मिल गया कि आपके पास जो जमीन है ना वो आपका ही रहेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो कोड है इसे एक्सपोर्ट किया गया टू द रिलीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रांस के कंट्रोल में जो जो रीजन था, जो जो क्षेत्र था, हर क्षेत्रों पर इस कोड को लागू कर दिया गया। मतलब न सिर्फ फ्रांस में कोड को लागू किया गया सुधार वाला, बल्कि वो सारा क्षेत्र जिसको नेपोलियन ने जीता था उन पे भी क्या किया गया, कोड को अप्लाई कर दिया गया। दिक्कत नहीं ना है। जैसे कि डच रिपब्लिक है, ये स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है ना, और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को और सिंप्लीफाई कर दिया। क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, देखो, जैसे जब
एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है किसी क्षेत्र पर, शासन चलाना, तो कई बार ना पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे मान लो पूरे कंट्री का, जो पूरे कंट्री को संभाला जाता है, तो पूरे कंट्री के टॉप पे के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं। अब तुम वहां से नीचे आ जाओ तो कई सारे स्टेट्स बने होते हैं, स्टेट्स के हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री अकेले क्यों नहीं संभाल ली पूरा देश? क्योंकि देश काफी बड़ा है, तो हमको पावर को डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, ताकि काम करना था आसान हो जाए। अब क्या हर स्टेट में सिर्फ सीएम ही पूरा संभालते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को? जवाब है नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे डीएम कहते हैं शॉर्ट में। ऐसे में तो क्या समझ में आया बात कि पावर्स को ना 1 बाय 1 नीचे की तरफ बांटा गया है, ताकि इसे ये क्यों किया गया? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सके? आसान हो सके। तो उसने क्या किए? एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन किया। उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। क्या है फ्यूडल सिस्टम? सामंती व्यवस्था, जिसके अंदर एक सामंत होता था, जिसका काम होता था टैक्सेशन वगैरह लेना, है ना। और ये काफी ज्यादा फ्यूडल सिस्टम के अंदर में ये जो है ना फ्यूडल सिस्टम, सामंती शुल्क शायद दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जो सर्फरडम था, है ना, सर्फरडम और मेनोरियल ड्यूज, इसको भी खत्म कर दिया, है ना। सर्फरडम जो है वो ठीक वैसा ही है जैसा गुलामी होता है। अंतर ये है, ये भूदासत्व है। भूदासत्व मतलब जमीन को लेके गुलामी। जैसे मान लो किसी को ये फिक्स कर दिया गया हो कि उसको जो होल लाइफ है ना, किसी एक इंसान का जमीन ही जोतना रहता है, ठीक है। जगह क्या बोलते हैं? भूदासत्व। ऐसे में तो भूदासत्व से भी क्या कर दिया? लोगों को आजाद कर दिया गया, और लोगों के ऊपर जो ड्यूज बचे हुए थे उसको भी माफ कर दिया गया। मतलब ये सारे बहुत अच्छा स्टेप्स था जो किसके तरफ उठाया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के। शहर के अंदर में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया। क्या है ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस? देखो, गिल्ड का मतलब होता है जैसे व्यापारी संघ या वाणिज्य संघ। और ये क्या होता था? फ्रांस के अंदर में वो नौटंकी छिड़ा हुआ था कि कुछ लोगों ने अब अलग अलग चीजों पर ना एगो स्वामित्व कर लिया था। जैसे मान लो कि कोई जैसे सुनारी वाला काम कर रहा है अपने यहाँ, अगर कल को ऐसा हो जाए कि जो जो लोग सुनार है ना, वो चले जाए वहां के राजा के पास और बोले क्या कि अब जो है ना, हम लोगों के अलावा कोई भी नया आदमी अगर ये करना चाहेगा उसको नहीं करने देना है, और राजा मान भी जाए, तो सिर्फ क्या बोलेंगे? क्या बन गया? गिल्ड बन गया। गिल्ड के अंदर ना अलग अलग व्यापार को लेके समूह बना हुआ था, और कल को नया कोई आदमी काम करना चाहता था ना, तो ये गिल्ड उसको रोकता था काम करने से। इससे क्या होता था कि नया कोई भी आदमी किसी भी धंधा में जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाता था, बिकॉज सबका अपना अपना गिल्ड बना हुआ है, जिसके तहत वो या उसका फैमिली ही वो काम करेगा, कोई और दूसरा काम नहीं करेगा। तो इस तरह का जो बंदिश था उसको हटा दिया, और क्या बोला? अब जिसको जो करना है वो करे। नहीं समझ में आया बात मेरा? तो ये कह रहा है। और क्या किया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा, है ना। जो किसान थे, जो कारीगर था, जो वर्कर्स था, और जो नए बिजनेसमैन थे, ठीक है, अब वो एंजॉय कर रहे थे एक नया तरह का फ्रीडम, क्योंकि अब उनके पास रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। बिजनेसमैन या छोटा स्केल पर जो है ना सामान बनाता है, खास करके उनके लिए उन्होंने रियलाइज किया कि जो यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया था, जो स्टैंडर्ड कर दिया गया था वेट और मेजरमेंट को, एक जो कॉमन नेशनल करेंसी बन गया था, इससे अब जो है सामान का जो मूवमेंट है या एक्सचेंज है वो आसान हो गया था, या फिर कैपिटल का एक जगह से दूसरे जगह पे। ये लाइन समझ में नहीं आया क्या? देख फिर से कह रहा है कि नया नया क्या मिला था? आजादी मिला था, नया नया छूट मिला था। छूट से किसको फायदा होगा? अब बिजनेसमैन को, या वो लोग जो क्या करते हैं स्मॉल स्केल प्रोड्यूस करते हैं, इसे कहते हैं लघु उत्पादक। अब उनको कैसे सुविधा मिल गया? उनके लिए बहुत सारा स्टेप उठाया गया, कम्युनिकेशन बेटर किया गया, यातायात सुधारा गया, वेट मेजर को एक कर दिया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। उससे क्या हुआ? उनको और ज्यादा अब सुविधा होने लगा। किस चीज में?
अब वो आसानी से अपने सामान को एक्सचेंज कर पाते थे। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सिस्टम, उसे कहते हैं एक्सचेंज या बार्टर। आसानी से अपने सामान को मूवमेंट करा पाते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले सकते थे। और कैपिटल मूवमेंट माने होता आसानी से अब वो इन्वेस्ट कर पाते थे किसी दूसरे जगह पर। कैपिटल का मूवमेंट माने होता है कि आप जहां चाहो वहां अपना पूंजी निवेश कर सको। क्लियर हुआ? जैसे अभी अपने यहाँ कंपनी है ना पेटीएम वगैरह, तो उसमें कौन इन्वेस्ट किया हुआ? चाइना इन्वेस्ट किया हुआ बहुत सारा पैसा, है ना। तो कंपनी इंडिया का रहता है और इन्वेस्टमेंट कहाँ का आ जाता है? फॉरेन से भी आ सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो ये पे कह रहा है इन लोगों के लिए कैपिटल का मूवमेंट आसान हो गया, गुड्स का। और ये सब आसान इसलिए हो पाया क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे क्या किए? सुधार किए। ठीक है, कह रहा है हालांकि जिन क्षेत्रों को जीता था वहां के जो लोकल लोग थे उनसे जो रिएक्शन आ रहा था वो मिक्स रिएक्शन आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग नेपोलियन के आने से खुश थे जबकि कुछ लोग क्या थे? नाराज थे। शुरू शुरू में बहुत जगह जैसे कि हॉलैंड या स्विट्जरलैंड पे जो वहां के लोग थे ना, जैसे ब्रसेल्स में, मैंज, मिलन, वर्साई में फ्रांस की आर्मी खूब वेलकम किया गया, उनका स्वागत वगैरह किया गया। उन्हें माना गया कि लिबर्टी के हार्बिंगर है, मतलब आजादी के मसीहा हैं, दूत हैं, फरिश्ता हैं जो हमको क्या देने आए हैं? गिफ्ट देने आए हैं, संता क्लॉज की तरह। ऐसे में और गिफ्ट क्या है? गिफ्ट है फ्रीडम का। फ्रीडम किससे? फ्रीडम वहां के राजा के जुल्मों से, उनके अत्याचार से। पर ये जो शुरू का जो जोश था ना वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। नहीं समझे कैसे? हम लोग को ना कई बार जब मैप देखते हैं ना, तो जब जब देखते हैं ना बांग्लादेश को, तो बड़ा दिल करता है कि इसको सटा लेते हैं अपने मैप में, ठीक लगता नहीं, अपना मैप सुंदर लगता। बांग्लादेश, भूटान, है ना, इसके अलावा नेपाल, हाँ लगता है कि सब अपने अंदर आता, क्या मजा आ जाता। और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश बनाए भी हम ही लोग, उसको आजाद कौन कराया? इंडिया कराया। तो एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि इंडिया बांग्लादेश गपचा काहे न गया, काहे न अपने अंदर रख लिया, फ्री काहे कर दिया? जब इसके पास ही जब था, जब हमारी आर्मी पूरी घुसी हुई बांग्लादेश में, तो हम ही लोग रख लेते हैं बांग्लादेश। वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बांग्लादेश को फ्री होने में हम लोगों ने हेल्प किया था। बंगला मुक्ति वाहिनी नाम का संस्था चलता था वहां पर, है ना, और उसको फंड कौन करता था? इंडिया करता था, है ना। फंड करते थे हम लोग उसको। इसके अलावा जो सप्लाई वगैरह जाता था यहीं से जाता था, गन्स वंस का। ठीक है, तो इतना हेल्प करने के बाद उन लोगों को हमने उकसाया भिराया, वो लोग जुल्म भी करते थे पाकिस्तानी, वहां की आर्मी, वहां के लोगों पर, लैंग्वेज के आधार पर। और फिर क्या हुआ? वहां के लोगों को फ्रीडम मिल गया। अब अगर इंडिया उसको ऑक्यूपाई कर लेता तो जो पहले हॉस्टाइल हुआ था पाकिस्तान के प्रति, वही हॉस्टाइल जाता इंडिया के प्रति। पहले जंग लग रहा था किससे? पाकिस्तानी आर्मी से, और फिर लड़ते रहता इंडियन आर्मी से। पर दिल से एक्सेप्ट करता नहीं क्योंकि वो फ्री होने के लिए लड़ रहा था, ना कि चाह रहा था क्या कि आसमान से गिर के खजूर पटक जाए, ऐसा तो चाह नहीं रहा था ऐसे में। तो वो हॉस्टाइल ही रह जाता हमेशा से और हमारे लिए टेंशन बन के रह जाता। फिर जैसे कश्मीर में हम लोग डिप्लॉय किए हुए थे आर्मी को बहुत सारा, ऐसे हमको बांग्लादेश में डिप्लॉय करना पड़ता, नहीं समझे? उससे हमने बेटा क्या समझा? इसको फ्री करा दो और रिलेशंस क्या हो गया उससे? अच्छा हो गया उसके साथ में, और अभी तक अच्छा है। नहीं क्लियर हुआ? पर इन नेपोलियन को काम थोड़ी नहीं किया। नेपोलियन की जब आर्मी वहां पे घुसी, सबको क्या लग रहा था? सब हेल्प भी कर रहा था उसका, अपने यहाँ पे जैकोबिन क्लब बना के। उनको लग रहा था मसीहा है, ये हमको देने आया है गिफ्ट। किसका गिफ्ट? आजादी का। पर ऐसा तो हुआ नहीं। नेपोलियन ने क्या किया? उन क्षेत्रों को अपने अंदर ले लिया। ना सिर्फ अंदर ले लिया, बहुत सारे ऐसे भी स्टेप्स उठाए जो उनको पसंद नहीं आया। अभी तक जो स्टेप्स पर वो तो पॉजिटिव वाला दिखा रहा था ना, तो वो सब तो बढ़िया लग रहा था सबको। तो कह रहा है कि ये जो जोश था ना शुरू शुरू में, वो जोश ठंडा हो गए, फिर क्या हो गया? दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया। कैसे? क्योंकि अब ये साफ हो गया था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट था वो तुरंत का तुरंत नहीं मिलेगा, इसके साथ पॉलिटिकल फ्रीडम,
अरेंजमेंट तो मिल रहा था, पर वो लोग जो चाह रहा था कि फ्रीडम मिल जाए वो नहीं मिल रहा था। इसके अलावा टैक्सेशन बढ़ा दिया, मतलब जितना राजा पहले उनसे लेता था कर, नेपोलियन उससे ज्यादा कर लेना शुरू कर दिया। किससे ज्यादा? वहां के राजा से भी ज्यादा। और वो तो पहले ही परेशान था, राजा से ही परेशान था। अब उनको लग रहा था कि ये लोग जब आएगा तो हमको टैक्स फ्री कर देगा या बहुत कम कर देगा। हुआ क्या? जस्ट उल्टा, टैक्स बढ़ा ही दिया। नेपोलियन को भी वॉर लड़ना था कई सारा। सेंसरशिप लगा दिया, मतलब वहां के मीडिया को कंट्रोल करने लगा। वहां पे क्या छपेगा, क्या नाटक में दिखाया जाएगा, ये सब को कंट्रोल कौन करने लगा? नेपोलियन। मतलब पहले थोड़ा बहुत वो राजा के खिलाफ बोल भी लेता था वो लोग, अब कुछ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले उनको सेंसर कर दिया जाएगा, काट छाट दिया जाएगा। और जबरदस्ती जो है फ्रांस की आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया वहां के लोगों को। अब अपना कोई कंट्री में लड़ने के लिए जाए तो एक फीलिंग भी आता है कि राष्ट्रवाद वाला, कि चलो कोई बात नहीं है ना, पेमेंट उतना कम भी मिलेगा तो राष्ट्रवाद तो है, राष्ट्र के लिए मरेंगे। और वो भी तब लोग जाता है जब शांति का समय हो नॉर्मली। यहाँ पे क्या हो रहा था? युद्ध का ही समय चल रहा था और सेना में जाने का मतलब था क्या? मरना ही मरना। और वो भी अपने लास्ट के लिए नहीं, किसके लिए? फ्रांस की आर्मी के लिए। और ये बात वहां के लोगों को पसंद नहीं आया और वो लोग चाहते थे पूरे यूरोप को जीतना। इन सब से क्या हुआ? एडवांटेज से ज्यादा तो उनको डिसएडवांटेज दिखने लगा। ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज था, इससे ज्यादा वो परेशान हो गए। इसी वजह से लोग जो है क्या बन गए? उसके दुश्मन बन गए। अब यहाँ पर देखो एक पेंटिंग दिखाया गया है। पेंटिंग के अंदर क्या बोल रहा है? ये जर्मनी का सीन है। जर्मनी में कौन जाएगा? फ्रांस की आर्मी ही गई थी। क्या देने के लिए? उनको फ्रीडम देने के लिए। तो जर्मनी का कोई शहर है जिसका नाम है जुई ब्रकनेन, जो भी है, ठीक है। और वहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, किसका? प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। वो लोग क्या लगा रहे हैं? ट्री ऑफ लिबर्टी। मतलब क्या हुआ? आजादी का पेड़, स्वतंत्रता का पेड़, है ना। ये बीच में पेड़ है, ये वाला पेड़ है, वो लगा रहा है वहां की आर्मी। और ये सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए है, कटाक्ष है एक तरह का, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ जो कलर प्रिंट किया गया है जर्मन पेंटर कार्ल काप्सर फ्रिट्ज के द्वारा, वो दिखाता है किस तरह से जो भी अटपटा ये शहर था, उस शहर को फ्रांस की आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब अब उस शहर पे कौन कब्जा कर लिए हैं? फ्रांस की आर्मी। और फ्रांस के जो सोल्जर है ना, उनको आप पहचान सकते हो ब्लू कलर से। देख रहा है ना ब्लू ड्रेस वाला, ये फ्रांस की आर्मी है। इसके अलावा उनके पास व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म्स पहना हुआ है। और उनको दिखाया गया कि वो लोग न अत्याचारी हैं, और वो ना एक एक जो किसान है उसका जो बैलगाड़ी है ना, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसको छीन रहे हैं। ऐसे में इतना अत्याचारी हैं कि उस पर जुल्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ की यंग महिला सब है ना, उसको हैरेस कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं वहाँ की महिलाओं को, ठीक है, जिसे सामने दिखाया गया है। और वो जानबूझ किसान को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने घुटनों के बल बैठे। अब कहाँ उसको शांति का मसीहा मान रहा था और कहाँ वो क्या कर रहा है? कांड कर रहा है, आके से दिखाना चाह रहा है। और ये जो प्लेक है ना, इसे चिपकाया जाता है ना वहां पे ट्री ऑफ लिबर्टी, उसमें है ना चिपका दिया गया ट्री ऑफ लिबर्टी में एक तख्ता। प्लेक मैंने क्या हो गया? एक तख्ता। यहाँ पे क्या है? एक तख्ता लगा दिया गया है, इसमें ट्री ऑफ लिबर्टी में, जिसके अंदर जर्मन भाषा में कुछ कुछ चीज खोद के लिखा गया है, जिसका मतलब ये होता है, आओ हमसे आजादी ले लो, हमसे आओ बराबरी ले लो, हमसे मानवता का मॉडल ले लो। क्या है मानवता? मानवता के स्तर कितना उसे गिरा हुआ है। मतलब दिखा रहा है सार्केज्म है। सार्केज्म उन लोगों का मजाक उड़ाना है जो लोग बड़ाई कर रहा था किसका? फ्रांस की आर्मी का, कि वो सब क्या है? हार्बिंगर है ना। उनका मजाक उड़ाने के लिए दिख रहा है कि वो लोग लिख रहा है क्या? हमसे आजादी ले लो, मानवता का मॉडल ले लो। कर क्या रहा है? तो बुढ़ा का वो छीन रहा है, कार्ड छीन रहा है, महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है और सबका घुटना पर ला रहा है। और ये एक सार्केस्टिक रेफरेंस था। सार्केज्म क्या होता है? जब आप कटाक्ष करते हैं किसी पे, ठीक है। जैसे मान लो कि खाना अच्छा नहीं बना हो, तब कह रहा हो कि क्या बात है, आज गजब खाना बना है, खाना में नूने नहीं है। ऐसे में उसे क्या बोलते हैं? सार्केज्म। तो कह रही है सार्केस्टिक वे में दिखाया जा रहा था कि जो लोग क्लेम करते हैं ना वो लिबरेटर हैं, यानी आजादी देने वाले, है ना, और जो अपोज करते हैं मोनार्की का, है ना,
और उसको घुसने देते हैं अपने ही क्षेत्र में। ये उनके ऊपर मजाक किया गया था। पेंटिंग समझ में आया? अब यहां पर देखो, यहां पर जो है ना एक कुरियर वाला है ना, राइनलैंड का, और वो सारे के सारे रास्ते में ना लिपजिग से ये घर आ रहा है और वो सब कुछ खोता जा रहा। चिट्ठी देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये कुरियर वाला कौन है? ये कुरियर वाला है नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया जो वापस फ्रांस आ रहा है लिपजिग में 1813 का जंग हारने के बाद। और हर लेटर जो गिर रहा है ना उसके बैग से, उसमें किसी न किसी क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है जो उसने खो दिया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, ऐसे तो बहुत सारा वॉर लड़ा था, पर जब 4 कंट्री मिलकर अटैक कर दिया ना तो इसका हाल खराब हो गया। और 4 कंट्री कौन था? ऑस्ट्रिया, रसिया, पर्सिया और इंग्लैंड। इसे कहा गया वॉर ऑफ लिपजिग, जो हुआ था 1813 में। और इस वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, उसको बंदी बना लिया गया था, है ना। और वो जो संधि किया गया था, उस संधि में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र जो नेपोलियन बोनापार्ट पहले जीता हुआ था उसको उससे ले लिया गया। नहीं समझ में आया बात मेरा? पर नेपोलियन बोनापार्ट ना किसी तरह से वहां से बच के भाग के वापस फ्रांस आ गया। ऐसे में कहा गया? फ्रांस वापस आ गया नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। पर वो क्षेत्र जो चला गया, उसने जो संधि किया था उससे क्या हुआ, बहुत सारा क्या क्षेत्र उससे चला गया, वो क्षेत्र जो उसने पहले जीता था, इसलिए उस पर कटाक्ष किया गया, ठीक है। पर ये वापस आके फिर संभाल लिया फ्रांस को, ठीक है। पर क्या वो संभाले रहा? जवाब है नहीं। 2 साल के बाद फिर से अटैक किया 1815 में, और उसे बोला गया वॉर ऑफ वाटरलू। क्लियर है? ये कौन सा था? ये था बैटल ऑफ लिपजिग। उसे क्या बोला गया? बैटल ऑफ वाटरलू। और वाटरलू के बैटल में फिर से हार गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और इस बार जो बंदी बनाया ना तो उसको सीधे एक आइलैंड पे भेज दिया। उस आइलैंड का नाम था सेंट हेलेना आइलैंड। और वही आइलैंड पे मर गया वो कुछ साल के बाद, ऐसे में। पर उसको इस तरह से रखा ही नहीं कि वो घुर के वापस चला जाए, ठीक है। तो यही दिखा रहा है कि किस तरह से लॉस कर दिया। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2, है ना। इसका नाम है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।